हेलो डियर लर्नर्स, आज हम अनअकैडमी के माध्यम से आज ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। और वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज विजेंद्र सर हमारे साथ हैं, पर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर आज क्या ऐसा बताने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि पिछले 5, 6, 7 सालों से जब मैं यूपीएससी की तैयारी करवाता हूँ तो हर दिन लर्नर्स की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन है, उनको नकारा नहीं जा सकता। मतलब मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की है तो मेरी जिम्मेदारी उतनी भी है कि उन पर इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए। तो मुझे एक ऐसी शख्सियत ये समझ आती है कि उन सभी जवाबों को या उन्हीं सभी सवालों को एक बेहतर जवाब के लिए मैं इनको सबसे बेहतर समझता हूँ। तो हम स्वागत करेंगे सर का। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको देता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं बैचेस का, कोर्सेज का। क्लास को आप कितनी बार भी देखिए। लाइव क्लासेस में पोलिंग की मदद से आप चीज़ों को याद कर पाते हैं। नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, पीपीटीज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और सबसे बड़ी बात, घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं आप बहुत ही कम खर्चे में। तो यहाँ पर आप नए बैच जो हैं वो 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये फाउंडेशन बैचेस हैं। अगले साल यदि 2025-26 में आने वाले समय में आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस बैच को ज़रूर एनरोल करें। और सबसे अच्छी बात है, सीधा 50% ऑफ हो रहा है और साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट। जी हाँ, तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप नीचे लिंक है उसके अनुसार आप पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए। थैंक यू सुदर्शन जी, शुक्रिया और आप सब लोगों का आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा। नहीं सर, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक सवालों से सर से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कुछ चीज़ें जो हमें मिथ लगती हैं वो एक्चुअल में है नहीं। क्योंकि सर के जब आपको पता लगेंगे तो डेफिनेटली इस पूरी लंबी जो जर्नी है 2 साल की, 1.5 साल की, जितने भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, मैं भरोसा दिलाऊंगा कि आपको हर दिन ये चीज़ काम आएगी। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि बहुत सोच समझ कर ये सवालों को मैंने रखना चाहा है। सर, आपसे सबसे पहला सवाल है कि जब लर्नर पढ़ाई तो शुरू कर देता है अपनी, लेकिन पढ़ते पढ़ते सबसे बड़ी उसको समस्या होती है, पहले दिन से मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक डर होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। बड़ा कॉमन शब्द है कि IITs वाले, इंजीनियर्स वाले शायद ज़्यादा उनको अच्छा पता है, मैं कहीं पीछे तो ना हो जाऊँ। तो ऐसी भाव में उसे क्या भाव रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में ताकि उसकी तैयारी इम्पैक्ट ना हो? देखिए सुदर्शन जी, ये बात नज़रअंदाज तो नहीं की जा सकती कि जिस समुदाय की हम बात कर रहे हैं, जिस समूह की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें आप एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये कोई मोनोलिथिक समूह नहीं है। इसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं और अलग अलग अचीवमेंट लेवल के लोग रहे अतीत में। ये अलग बात है कि यहाँ पहुँचने के बाद उनको एक ही परीक्षा देनी है, लेकिन इससे ये कतई मतलब नहीं है कि हम ये माने कि सब लोग एक जैसे हैं। इसलिए इन लोगों के भय भी अलग अलग होंगे, इन लोगों की उपलब्धियाँ भी अलग अलग होंगी, और इस वजह से कई बार इन लोगों की जो तैयारी की विधियाँ हैं वो भी शायद थोड़ी बहुत अलग अलग होंगी। तो ये डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है, इसे नकारने का कोई औचित्य नहीं है। अब ऐसे में क्या ये मान लेना उचित होगा कि केवल हाई अचीवर्स ही इस परीक्षा को देंगे अतीत के हिसाब से? तो इसका उत्तर है कि नहीं। कई वजहों से मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि एक तो समाज की ज़रूरत भी ये है कि सब तरह के लोग नौकरशाही में पहुँचे, और दूसरा समाज के हर तबके का हक भी है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि इसको रिजर्व कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक और वजह है जिस वजह से बाकी लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। वो ये है कि इनमें से अधिकांश नौकरियां जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सामान्यज्ञ के लिए, जो लोग IIT से आए हैं या दूसरे संस्थानों से आए हैं, वो वहाँ पर अपनी विशेषज्ञ क्षमता हासिल करने के लिए गए थे। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उनकी पॉलिटी की समझ भी बेहतर हो गई होगी, इतिहास की समझ भी बेहतर हो गई होगी, या इतिहास समझने की तकनीकें उनके पास बेहतर होंगी। तो कुल मिलाकर ऐसा तो हम दावा नहीं कर सकते कि पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन फिर भी सब लोगों के पास इसमें अवसर तो है। अब ये है कि वो कैसे अपने आप को इस
नकारात्मकता से बचाएं कि ये वे उनसे नहीं होगा। इसके लिए तो पहली शुरुआत तो आप भी इस बात को कहते रहे हैं, मैं भी उसी को दोहरा रहा हूँ कि पहले इस पूरी प्रक्रिया की संरचना को समझें। अगर वे इसे समझेंगे, और जाहिर है कि वो अपने आप को भी समझें, हर किसी को ये परीक्षा देना जरूरी नहीं है। पहले तय कर लें कि ये परीक्षा उनके लिए बनी है कि नहीं, और वे इस परीक्षा के लिए बने हैं कि नहीं, और इस परीक्षा की जो कीमत है वो चुकाने के लिए तैयार है कि नहीं। इसमें बड़ी एक रोचक बात है, पता नहीं आपने इस बात को ऑब्जर्व किया या नहीं। IITians को लेकर मुखर्जी नगर में, दिल्ली में तैयारी में अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए IITians ने एकदम हल्ला बोल दिया है UPSC परीक्षा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वे इसके लिए ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देते हैं अपने कैंपसेस वगैरह इनको? सोच के देखिए कि एक IIT से निकला हुआ विद्यार्थी जब उसे कैंपस सिलेक्शन मिल रहा था, वो बहुत बड़ा ना भी मिल रहा हो, 15 लाख का 20 लाख का तो सामान्य बात हो गई है, और वो अगर 3 साल तक ये नौकरी कर रहा है तो केवल 60 लाख का नुकसान नहीं हो रहा उसका अनुभव, वो ये भी नुकसान हो रहा है कि 3 साल के बाद अगर उसका चयन नहीं होगा तो वो वापस जाके उसे वही नौकरी नहीं मिलेगी, उसको उससे कम से शुरू करना पड़ेगा। और केवल पैसे की बात नहीं है, उसके अपने साथी उसके अधिकारी हो चुके हों। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच IITians पे इज हायर। इस मामले में आप पे कम दबाव होना चाहिए। अगर आप IITian नहीं है तो आप तो कम कीमत अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दबाव अतिरिक्त रूप से लेने का कोई मतलब नहीं। सही बात है इसमें सर। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि कई बार बीच में चलती है प्लान बी की कहानी, कि आपके अनुसार ये प्लान बी जो है कि मेरा नहीं हो पाया इस साल के, मतलब जीवन के 4-5 साल चले गए, फिर उसके बाद यदि चलो हम क्योंकि हमें एक सच नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिशत कितना है सिलेक्शन में, तो प्लान बी की जो तैयारी है वो आपके स्तर पे कैसी होनी चाहिए, मतलब किस उस नज़रिए से बच्चा देखे उसको? देखिए, मुझे तो बार बार लोगों ने इस बात के लिए मुझसे नाराज़ भी हुए, लेकिन मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, और मैं इसको बहुत साधारण से प्रसंग से बताता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप you should have a breakup plan ready. If you're getting into marriage, you should have a divorce plan ready. Similarly, if you're getting into UPSC preparation, for that matter any competitive exam preparation, you should have a plan B ready. It is important. Those who believe that having plan B is indication of your being less confident, वो दरअसल आपको मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप सिंपल गणित देखें, सिंपल गणित ये कहता है, हर साल हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, चयन कितना हो रहा है? 800 लोगों का। फाइनल सेलेक्ट एप्लीकेंट कितने थे? 8 लाख। और ये जो 800 सिलेक्शन हो रहा है, इसमें IAS कितने हैं? आप सब लोग तो IAS बनने आए ना, कौन रेवेन्यू सर्विस का सपना लेके आता है? कितने हैं? 150। इन 150 में 60-70 वो हैं जो पहले से किसी सर्विस में। कितने बचे? 80। 8 लाख से 80, लगभग 0% संभावना है। ऐसे में कोई कहे कि आपके पास प्लान बी है, आप प्लान बी की सोच रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है, तो या तो वह इस परीक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर वह मानव मनोविज्ञान के बारे में भी कुछ नहीं जानते। इसलिए मेरी राय है कि अपने प्लान बी रखिए, अवश्य रखिए। प्लान बी का होना कतई भी आपके कॉन्फिडेंस की कमी का द्योतक नहीं है। इट विल हेल्प यू, क्योंकि जब आप विषाद में होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस समय यह प्लान बी आपको बार बार आश्वासन देगा कि नहीं होगा तो कोई पहाड़ नहीं आगे गिर पड़ेगा। सो इन माय ओपिनियन यू शुड हैव अ प्लान बी, और बल्कि उसे प्लान बी कहिए भी मत। दैट्स अ लाइफ प्लान। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज दिस प्लान इज। सफल होते हैं तब भी, और अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका चयन नहीं होता, तब भी आपके पास एक ना एक तरीका है चीज़ों को पहुंचने का। सही बात है। और सर मेरे नज़रिए में भी प्लान बी आवश्यक है, पर उसको भी इतना वैसा नहीं लेना है लाइटली कि फिर उसकी वजह से आप अपनी करंट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कि मेरे पास तो वो है साधन तो मैं ये कर लूंगा। देखिए, अगर आपके लिए वो भी एक समस्या है। UPSC प्रिपरेशन कोई साइड हसल है, हाँ, तो फिर तो आप जानते हैं कि ये मामला ऐसा चलता नहीं है। वो साइड हसल नहीं है, उसको महत्व देना है। बल्कि मैं मानता हूँ कि 16 से 18 महीने 24 महीने तो आपको डेडिकेटेड तरीके से देने ही पड़ते हैं, देने ही चाहिए, और उतनी कीमत चुकाने के लिए भी आप तैयार होने चाहिए कि आप 24 महीने तक कोई और काम नहीं कर रहे होंगे। आप परिवार और सामाजिक जो आपकी एंगेजमेंट्स हैं, आपके जो प्लेजर्स हैं, उन सब के साथ भी आपको समझौता करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आपको महत्व पूरा देना है, लेकिन प्लान बी रहे तो अच्छी बात। बिल्कुल सर। एक चीज़ और है, मतलब मैं थोड़ा और एकदम जनरल उस पर जा रहा हूँ बच्चों की, उसमें कि
हर दिन पढ़ते पढ़ते और फिर वो बीच में कमेंट आ जाता है कि सर वो घर में ये दिक्कत हो रही है, रिश्तेदार ये कह रहे हैं, शादी में जा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये मतलब थोड़ा वैसा लगेगा कि ये सवाल सर क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ये सच है। जो दर्शक देख रहे हैं, मतलब मुझे मालूम है कि उनके अंदर ये बात है, वो बोल नहीं पा रहे हैं किसी। तो कोई ऐसा एक प्रयास हम कर पाएँ कि भाई अभी फ़िलहाल जो समय है तुम्हारा प्रिपरेशन का, कहाँ ध्यान देना है एक्चुअली में, किन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए? देखिए सुदर्शन जी, ये बात आपके भी अनुभव में आई होगी, मेरे भी अनुभव में आई है, और ये बात कम महत्व की बात बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि जब हम लोगों ने विद्यार्थियों से पूछा और उनके कमेंट्स के आधार पर निष्कर्ष निकाले, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है, और कई लोगों के लिए पहला सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, ये जो सोशल एंगेजमेंट्स का मामला है, रिश्तेदारी का मामला, घर का मामला। आप सोचिए कि आप मान लीजिए दिल्ली में या इलाहाबाद में या भोपाल में, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में, और आपको शाम को आप फ़ोन, आपके पास आपकी मजबूरी है कि आपको शाम को फ़ोन करना है, 2 दिन में एक बार फ़ोन कर रहे हैं, और जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो घर में जो कुछ चल रहा है वो सब का सब आप ब्रीफ हो रहे हैं, और परिणामतः आपके अंदर एक तरह का डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, या बार बार आप अपने इस फैसले पर भी पुनः से विचार कर रहे हैं कि अगर मैं इस समय घर पे होता तो मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट कर देता, वो कंट्रीब्यूट कर देती, मेरी माताजी ऐसी परेशान हो रही हैं, देखो मैं यहाँ हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप हमें इन सारी समस्याओं को एक दिन में सुधार नहीं सकते। मैं आपकी घर के जिम्मेदारी के कम महत्व को भी नहीं किया, और घर, रिश्तेदार, सारी चीज़। लेकिन ये भी सही है कि अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना पड़ेगा और उनको मिनिमाइज करने के तरीके खोजने पड़ेंगे। इनमें से कई सारे तरीके तो वे हैं जिनमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ों की आपको उपेक्षा करना भी सीखना पड़ेगा। जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में तनाव लेने का भी कोई लाभ नहीं। आपके घर में कोई आर्थिक समस्या है, आप यहाँ से कुछ करेंगे भी नहीं और पूरे दिन पढ़ेंगे भी नहीं। हाँ, वो कि भाई ये देखिए घर में ये परेशानी है। अब आपने घर की कोई मदद भी नहीं की, और कई मामले में देखा जाए तो आपने घर का नुकसान भी किया। हाँ। क्योंकि वह एक दिन जो आपके पास था आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि अपने सोशल डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा लिमिट कीजिए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को भी और सोशल एंगेजमेंट डिस्ट्रैक्शंस को भी। ये काम आती है। यद्यपि ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को काट लें और एकदम एकाकी जिंदगी बनाने लगे और सोचें कि इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। वो भी नहीं है। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहे। आप हंस सकते हो, आप मुस्कुरा सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप दुखी हो सकते हो, तनाव ले सकते हो। ये सब का सब एक स्वस्थ मानस में जरूर है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में भी आपने सोशल मीडिया की भी बात की थी। इसमें एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, सब चल रहा है, शिक्षक ने होमवर्क दिया, कर लिया, बीच में एक बार जब शुरू किया सोशल मीडिया तो अब उनके भाई एल्गोरिदम फिक्स हो गया है। ये लोग समझ जा रहे होते हैं कि जो यूज़र है उसको क्या चाहिए। आपने 2-3 मोटिवेशन के वीडियो देखें, तुम्हें शाम तक 100 मिल जाएंगे और 1 से 1 मिलेंगे। सर क्या ये मतलब इसका एग्जिस्टेंस किस हद तक सही है मोटिवेशन का अपनी इस जर्नी में? मोटिवेशन भी मतलब मैं सर ये चाह रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में दूसरे से लेना है, या खुद का भी कहीं है जो बहुत खो गया है, बच्चा पहचान ही नहीं पा रहा है, दूसरों में ढूंढने का प्रयास कर रहा है? देखिए, पहले तो हम इस बात को ढंग से समझ लें, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स में से अक्सर नाराज हुए इस बात पर। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एल्गोरिथम्स को आप तय नहीं करने दे सकते कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता क्या हो। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर इंडिविजुअल नहीं तय कर रहा है, एल्गोरिथम्स तय कर रही हैं, एआई तय कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको मोटिवेशन देंगे, और वो बहुत सारे हैं, वो केवल एक कंटेंट है जिसका आप कंजम्पशन कर रहे हैं बस। वो चाहे विजेंद्र चौहान हो या कोई और व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप कंज्यूम हो रहे हैं। यहां पर विजेंद्र चौहान प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट है। सही बात। एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इफ यू आर गिविंग 2 hours of your attention to screen in terms of मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर्स या उसमें, तो आपने जो अटेंशन अदा की वो कीमत आपने अदा की है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उसको नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपको हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये ऐसी चीज़ है कि आप इसे एकदम दूर कर पाएंगे, इसे समाप्त कर पाएंगे, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा सा राशनिंग तो करनी चाहिए पहली बार।
एंड देन दिस इंपॉर्टेंट चीज, जरा सोच के बताइए कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है। आपने कभी इस बात को सुना कि भाई एक म्यूजिशियन को संगीत बजाने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है? पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनकी चाह होती है, इंटरनल है, और अगर वो चीज इंटरनल है तो फिर उनको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आपको रोज शाम को 1.5 घंटे के मोटिवेशन के नशे के इंजेक्शन चाहिए, इसका मतलब जिस काम में आप लगे हुए हैं वो आपकी दरअसल आजाद चाह नहीं है। दिस इज नॉट योर रियल सेल्फ जो चाहता था। आपने पिताजी के कहने पर, चाचा जी के कहने पर, वो शर्मा जी के बेटे के कहने पर आपने इसको अपना सपना बना लिया, और आपका सपना था नहीं। इसलिए सबसे पहले तो तय कीजिए कि आपका सपना है या नहीं, और अगर आपका सपना है तो फिर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की कम से कम इस पैमाने पर जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेने से चीजें सीख लेता है व्यक्ति, लेकिन अगर आप रोजाना 1.5 घंटा देख रहे हैं, रोजाना 1 घंटा देख रहे हैं, तो फिर आप बेरोजगारों वाला काम कर रहे हैं। सही बात। इसमें सर मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी। मान लो मैंने आज 10 रील्स देख ली, कल और देख ली, परसों और देख ली, मैं किसी से भी पूछूंगा कि परसों क्या देखा, बहुत कम चांस है कि कुछ याद होगा। कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता कि याद रहेगा। हमारे मेंटल ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें कि हर 10 सेकंड में कुछ नई चीज़ दिख रही है। इसका फर्क मैं वहाँ प्रिपरेशन में देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज हैव बीन सेइंग फॉर मेनी मंथ्स नाउ। आपका ज़्यादा वीडियो कंजप्शन, खासतौर से शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट कंजप्शन, आपके अटेंशन स्पेन को कम कर रहा है। इस अटेंशन स्पेन की कीमत आप चुका रहे हैं अपनी, अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी में, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में, या कोई और आप काम करते हैं तो उसमें। ये कम अटेंशन स्पेन वहाँ पर भी कम अटेंशन स्पेन की तरह दिखाई दे रहा है। आपका इसका प्रभाव ये होगा कि जिस किताब पर पहले आप 2 घंटे फोकस कर पाते थे, उस पर आप 1 ही घंटा कर पाएंगे, 8 ही मिनट, 10 मिनट कर पाएंगे, और ये आपको परेशान करेगा। इसलिए इसकी कीमत आप चुका रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। मतलब इसमें मैंने देखा है एक्सपोनेंशियली चीज़ें चेंज हुई हैं। जो बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ रहा था, चीज़ें याद हो रही थी, 1-1.5 महीने के अंदर सब घबराहट हो गई। मतलब वो तो इस पर भी स्थिर नहीं हो पा रहा कि मुझे तैयारी मैंने क्यों शुरू करी थी। वहाँ तक उसका प्रभाव देखने को मिला। ये त्रासद है, और तैयारी एक फैक्टर है। हम लोग तो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाते हैं, और विश्वविद्यालय की पढ़ाई में हम इस बात को महसूस करते हैं कि बच्चों के अटेंशन स्पैन का कम होना एक चिंताजनक तरीके से लगभग सब विषयों में दिखाई दे रहा है, सब क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। और उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो इसी तरह का मीडिया कंजम्पशन है। सर हम इस चर्चा के अब अंतिम उसमें चलते हैं। एक बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि इस प्रिपरेशन में ये सभी के लिए है, मतलब सब लोग दे रहे हैं, पर कई बार जेंडर स्तर पे मैं देखूं, हाँ नो डाउट, एक छात्र की और एक छात्रा को जब मैं कंपेयर करूं, छात्र की भी उतनी जिम्मेदारी है, परिवार है, सारी चीज़ें हैं, उसे भी घर की चिंता है। पर कभी कभी कुछ लोग लड़कियों को देख के चीज़ें सोचते हैं कि इनकी कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं क्या, इस प्रिपरेशन को कैसे संभालें। मतलब मेरा यहाँ कहना ऐसा भी है कि छात्रों की भी जिम्मेदारी है, चीज़ें बराबर हैं, ऐसा नहीं है। पर लड़कियां यदि इस वीडियो को देख रही हैं तो किस स्तर पर समझें चीज़ों को कि कैसे चैलेंजेस फेस किया जा सकता है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिसे आप कोचिंग मेंटरिंग इंडस्ट्री कहते हैं वो उसको उतने एडिक्वेटली हैंडल क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा विस्तार देकर इस सवाल को देखूं, इसका फलक थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो हम मूलतः ये बात कर रहे हैं कि क्या प्रिपरेशन का एक जेंडर्ड स्पेस है। जो यूपीएससी की या किसी भी परीक्षा की तैयारी का जो स्पेस है, वो जो इकोसिस्टम है, क्या उसकी भी कोई जेंडरिंग है? क्या स्त्री की तैयारी, लड़कियों की तैयारी ठीक वैसी है जैसे लड़कों की तैयारी? तैयारी से मिलने वाला जो चीज़ वो लेकर जा रहे हैं, तैयारी से जो उनको लाभ हो रहा है, तैयारी से जो वो सीख रहे हैं, टेक अवेज जिसे हम कहते हैं, वो क्या लड़कों और लड़कियों के एक जैसे हैं? सच्चाई है कि नहीं? चलिए, आप और हम तो उस उद्योग को देख रहे हैं। जरा सोच के देखिए कि इस स्पेस में, मैं 3 स्पेस बता रहा हूँ, कोचिंग मेंटरिंग स्पेस, इन्फ्लुएंसर्स वाला स्पेस, और ये वाला जो तीसरा हिस्सा है जिसे हम मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे थे, खासतौर से इन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ, उसमें कुल मिला के स्त्रियां कितनी हैं? आप अचानक आपको शॉक होगा। आप नाम लेना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, और उसके बाद आप हकलाने लगेंगे कि कोई और नाम क्यों नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो प्रिपरेशन का स्केप है, ये जेंडर्ड स्पेस है, इसमें मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है,
ऐसे में क्या इसका प्रभाव इन छात्राओं पे नहीं पड़ रहा होगा? ये एक पर्टिकुलर तरीके से सिमोन बोलते हैं कि स्त्री बनाई जाती है, ये एक सोशलाइजेशन से आ रहे हैं। इन सोशलाइजेशन से आने के बाद इनकी तैयारी पर क्या ठीक वैसा प्रभाव पड़ता है जैसा कि पुरुषों पर? मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मसलन एक उदाहरण से समझिए, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। पिछले दिनों एक शिक्षक ने ये उदाहरण पब्लिकली दिया था, वो दोहरा रहा हूं। जब दिल्ली के जो मुखर्जी नगर का इलाका है, नेहरू विहार का इलाका है, इसमें लड़के को तैयारी के लिए भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है बेटा तैयारी करो, बन के आना। उस पर दबाव है, आप जो आप कह रहे हैं ये बहुत दबाव है, सफल होके आने वाले। लेकिन जब लड़की को भेजा जाता है तो क्या कहा जाता है? 2 साल दे रहे हैं, सेलेक्ट हो जाओ, नहीं तो शादी कर देंगे। अब इन दोनों दबावों में अंतर समझिए। लड़की के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है कि उसे एक नियत समय में सफल होना है, और नहीं तो विवाह कर दिया जाएगा। और इस वजह से इस लर्निंग स्पेस के डिफरेंस को, जेंडर डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। सिखाने वालों में पुरुष ज्यादा, सीखने वालों में पुरुष ज्यादा, दबाव स्त्री पे ज्यादा। इस वजह से जो लड़कियां सफल होती हैं उनको एक अतिरिक्त सैल्यूट की जरूरत है, पहली बात। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस बात के लिए भी बहुत लोगों ने मुझसे नाराज हुए। मैंने कहा था कि अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, जिन्हें हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, जो कि काफ़ी सामंती है, और लड़के हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-4 बार सोच लीजिए। जरूर हो सकता है बहुत बार ये संभव हो कि ये आपकी फ्री विल ना हो, आपकी फ्री चॉइस ना हो, इसलिए जरूरी हो तभी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र की लड़की हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत संदेह भी है तब भी कूद पड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल है, जो आपकी तैयारी का जो अरसा है, वो आपको इतना कुछ दे जाएगा कि आप पहले से ज़्यादा लिबरेटेड होंगी, माता पिता के कम दबाव में आएंगी, समाज के कम दबाव में आएंगी, आप रिलेशनशिप्स के लिए आज़ाद होंगे, आप घर से निकल चुकी होंगी, इसलिए आपने चीज़ें सीखी होंगी, आप एक आज़ाद महिला बनेंगी। क्योंकि कई बार इन इलाकों के स्कूल कॉलेज आपको वो आज़ादी नहीं दे पा रहे होते, लेकिन बड़े शहरों की तैयारी आपको वो आज़ादी दे देती है। तो इसका मतलब क्या है? तैयारी के पूरे फॉर्मेट का, इकोसिस्टम का एक समाजशास्त्रीय पक्ष भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब एक इतनी बड़ी व्यवस्था है, एक इतनी बड़ा इकोसिस्टम, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है कि इसके अपने अपने सामाजिक पक्ष भी हैं। हम उन्हें ध्यान रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। सर, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हैं हमें। बस एक बात और कहना चाहूँगा, मतलब मैं अपना बताऊँ या बहुत सारी जनता इस चीज़ को देखेगी कि आपको जाना गया है, एक इंटरव्यू जब लेते हैं आप यूपीएससी एस्पिरेंट का, वहाँ से आपको सबसे पहले मतलब हमने देखा। बस अंत में आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप 2 मिनट में क्या ऐसी चीज़ बच्चों को बताएंगे कि क्या इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद शुरू करेगा या उसके पहले दिन से निर्णय लेना चाहिए उसे, या कब से शुरू होगी वो इंटरव्यू की तैयारी? देखिए, ये सवाल मुझे नहीं समझ में आता है कि सवाल पूछना क्यों पड़ता है, क्योंकि अब सीधी सी बात क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू को यूपीएससी कहती है पर्सनालिटी टेस्ट। कोई व्यक्ति 3 महीने में पर्सनालिटी कैसे बना सकता है? तो अगर आप ये मानते हैं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है तो आपको अपने व्यक्तित्व पे काम पहले दिन से करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे तब भी आपको अपनी पर्सनालिटी पे तो काम करना ही है ना। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को बहुत ध्यान से, जो अपेक्षित चीजें हैं उनके लिहाज से आपको तैयार करना चाहिए। और अपेक्षित चीजें क्या हैं? आपको सेंसिटिव, संवेदनशील होना है, आपको एनालिटिकल होना है, आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे काम कर लेना है। इन चीजों की तैयारी तो आपको लगातार करनी ही चाहिए। और प्लीज इनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास मत जाइए, इनके लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ओरिजिनल जैसी वो है वैसी ही नर्चर कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी में कोई दोष नहीं, ट्रस्ट मी। ये जो अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, इनमें से कुछ भी दोष नहीं। कीप वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, उसमें कोई दोष नहीं है, उसे आप खुलकर सामने रखिए, आप पाएंगे कि आप कर पा रहे हैं। ऐसी वही मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आप ए व्यक्ति हैं, आप बी व्यक्ति को पढ़ते हुए देख रहे हैं, टेंशन में आ जा रहे हैं, जितना पढ़ रहे थे कल उतना भी नहीं पढ़ रहे, नहीं कीजिए। ये तुलनात्मक जो नजरिया है जिसमें आप अन्य व्यक्तियों से आप अपने आप को कंपेयर करते हैं,
ये तो डिमोटिवेट करेगा ही करेगा। सही बात। अगर आपको तो ज़रूरत ही हो कि आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, तो आसान तरीका है, कंपेयर योरसेल्फ विथ येस्टरडे ऑफ योरसेल्फ। सिंपल। आज आप कल जो थे उसकी तुलना में क्या आपने 0.1% ज़्यादा एफर्ट डाला, क्या आपने 0.1% ज़्यादा आउटकम लाया? आप पाएंगे कि एक दिन में ये 0.1% या 1% दिखाई दे रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई होते होते ये अपने आप में बेहतर हो जाएगा। तो अपने सेल्फ से, अपने येस्टरडे सेल्फ से ही कंपेयर कर लीजिए, उतना काफ़ी। और किसी वजह से कम भी हो गया कल से, कोई बात नहीं, अगले दिन और बेहतर कीजिए। मेरा मानना ये है कि प्लीज़ दूसरों को तय मत करने दीजिए, ना एल्गोरिथम्स को, ना इंडिविजुअल्स को, ना इन्फ्लुएंसर्स को, ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को, कि आपकी ज़िंदगी की दिशा क्या होगी। आपकी ज़िंदगी की दिशा आपको तय करनी चाहिए। क्या बात है सर, मतलब आखिरी की लाइन तो मतलब मेरे लिए भी काम की है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लर्नर्स को डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आई होगा हमेशा की तरह, तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट में। और सर को मेरी तरफ से और लर्नर्स की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुदर्शन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।